अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। संडे आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। शहर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, तो उम्मीद कम ही की जा सकती है कि संडे अच्छा गुजरा होगा लोगों का। खैर, आज सबकी नज़रें हैं पेश किए जाने वाले बजट पर और उम्मीदें एज सच मुझे लोगों के कुछ नज़र नहीं आ रही। वफाक के बजट के बाद हम बात करते हैं आम आदमी की, क्योंकि आम आदमी मुतासर हो रहा है। आम आदमी के लिए इस बजट में क्या होगा, कोई नवीद है या नहीं है, इस पर हमने ज़रूर बात करनी है। नज़र कुछ नहीं आ रहा है ऐसा फ़िलहाल। जो बजट तजावीज़ सामने आई हैं उससे रिलेटेड तो नहीं नज़र कुछ आ रहा। हाँ, महंगाई होगी या नहीं होगी, मज़ीद चीज़ों में कीमतों में इजाफा होगा या नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। बजट आखिर अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा या नहीं, इस पर आगे चल के हमने बात करनी है। इसके साथ साथ हमने अपने सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं और दीगर खबरें भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ होगा आज का पहला सेगमेंट, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना अपनी औलाद के दरमियान अदल करना, अपनी औलाद के दरमियान अदल और इंसाफ करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना और अपनी औलाद के दरमियान अदल करते रहना, अदल करते रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने अपने एक बच्चे को बुलाया, उसको भूसा दिया। दूसरा एक बच्चा देख रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से पूछा, ये कौन है? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मेरा बेटा है। आपने फरमाया, तूने भूसा नहीं, अपने मुंह में अंगारा डाला है आग का। इसलिए अपनी औलाद में अदल करना चाहिए। अगरचे दिली महब्बत किसी एक से ज़्यादा हो, इसका इंसान मुकल्लफ नहीं है, वैसे अदल करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अदल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। और मेरे ख्याल से ये वो अमल है जिसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश कीजिए, इंसाफ और अदल का दामन कभी ना छोड़ें, खुद ब खुद आपके रास्ते सीधे होना शुरू हो जाते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे। मौसम की सूरत हाल जाननी है और मौसम के साथ साथ लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। जैसे कि मैंने जिक्र किया, चूँकि कल संडे था, सभी लोग घर में होते हैं, लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मुसलसल लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। अलबत्ता रात को कुछ मौसम बेहतर था, लेकिन उस पर भी बहुत सारे लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से वो मौसम बेहतर भी फील नहीं होता। खैर, अभी हम अपना सेगमेंट शामिल करते हैं। मौसम की सूरत हाल हमने जानी है, तो आज का सेगमेंट टुडेज़ वेदर। मायदा की तरफ चलेंगे। जी मायदा, कहिए मौसम इस वक्त कैसा है? मैक्सिमम टेम्परेचर आज कितना रहने वाला है? शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो गुज़श्ता रात जो तेज़ आंधी और तूफ़ान चलता रहा, उसके बायस आज मौसम जो है उसमें कदरे बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और साथ ही दर्जे हरारत में जो है आज कमी वाक़या देखने में नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जे हरारत इस टाइम जो रिकॉर्ड किया गया है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उसी के साथ साथ जो कम दर्जे हरारत आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं और शहर में जो है वो अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 40% हवा में नमी का तनासुब भी पाया जा रहा है। सूरज की किरणों में आज जो तपश है वो थोड़ी सी कम महसूस की जा रही है। 12 से 1 बजे के औकात में जो है वो दर्जे हरारत थोड़ा सा ज़ोर पकड़ेगा और दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जाने के अमकानात जो है वो 44 ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जो है हमारे शहरियों के लिए एक खुशखबरी है। जुमेरात से महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन ज़ाहिर कर दी गई है कि जुमेरात से लेकर इतवार की रोज़ तक जो है वो
शहर में बारिशें बरसेंगी, जिसके बायस जो है ये गर्मी जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत महसूस की जा रही है उसमें भी थोड़ा जो है वो कमी देखने में नज़र आएगी। जुमेरात से लेकर इतवार के रोज़ तक 70 से 80% बारिशों के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से बताए गए हैं। अभी जो है वो 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जिसके बायस जो है सूरज की तपिश में जो है वो कमी महसूस की जा रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मायदा थी, मौसम की सूरत हाल हमें मायदा ने बता दी। अब बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की पहली खबर, पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा, ऑपोजिशन का एहतजाज का फैसला। बारह की रोटी 20 का नान, इंतजामिया कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल, कमिश्नर लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। और पुलिस का भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, ये भी डिस्कस करेंगे आपको। खबरें आप जान चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स अली रामे और अली साई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आज दोनों अली हमारे साथ बैठे हैं। खैर, पहली खबर की तरफ हमने आना है और पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। तकरीबन गालिबन 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। बजट का हुजम क्या होगा ये भी बता दिया गया है। बजट में क्या क्या कुछ मुख्तस किया जाएगा ये भी बता दिया गया है। सवाल तमाम बातों के गिर्द एक ही घूमता है और वो ये है कि क्या ये बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान होगा, क्या ये बजट पिछले बजट से कुछ मुख्तलिफ होगा, क्या इसमें आम आवाम की बात की जाएगी। अली, हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये बजट जो है वो पिछले जो माली साल का बजट था उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें अदाद शुमार जो है वो बढ़ा दी, इसके अलावा और कुछ नहीं। पहले 26 खरब का बजट था, अब 32 खरब 26 अरब का बजट होगा। तो आपके लिए सिर्फ अदाद शुमार का हेर फेर है और कुछ नहीं है। जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं ना कि अवाम की उमंगों का तर्जुमान, अच्छा खासा डिफरेंस है, इसके बावजूद मुझे आप पर उम्मीद नहीं नजर आ रही। ब्यूरोक्रेसी हमेशा ना अदाद शुमार के साथ आवाम को खुश करती है। लो जी, पंजाब का जो बजट है वो 30 खरब है, सबसे बड़ा सूबा है ना पंजाब पाकिस्तान का। तो इसमें आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अवाम की उमंगों का तर्जुमान। वफाक का बजट अवाम की उमंगों का तर्जुमान है? नहीं, बिल्कुल। क्या है उसमें आपके लिए? कुछ भी नहीं है। तो गरीब आदमी के लिए आपने साथ ही खबर पड़ी 12 की रोटी 20 रुपए का नान। हाँ। तो इसमें अवाम की तर्जुमानी कहाँ? बजट अवाम के लिए नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ना, बजट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके लिए सिर्फ महंगाई है। अगर आपने इस बजट में पेट्रोल सस्ता किया हो तो फिर है, हाँ। अगर आपने बिजली सस्ती की हो तो फिर है। ये दो चीज़ें आपने सस्ती नहीं की, फिर कहते हैं अवाम का तर्जुमान। अवाम का तर्जुमान कहीं भी नहीं है। ये अमीरों के लिए बजट होता है, ये जिसमें उनके लिए कुछ लेवीज़ जो हैं कहीं पे छूट दी जाती है, कहीं पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है, या फिर जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है। वो सारा साल उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, सही बात है। लेकिन इस दफ़ा तो सरकारी मुलाजिमीन को खुश किया है। फिर पेंशन में 5% इजाफा होगा, तरक्याती बजट 685। अच्छा, ये भी है ना सुन रहे कि पंजाब के जो सरकारी मुलाजिमीन हैं इनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। 30%। अब 30% इजाफा ऐसे होगा क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए एक अलाउंस अप्रूव किया, और वो अलाउंस वफाक में फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। यहाँ पर क्योंकि तरीके अदम एतमाद चल रही थी सियासी मामलात की वजह से, वो 2 माह तक इल्तवा का शिकार रहा। सही। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने कैबिनेट को आज एजेंडा पेश कर दिया है कि सर फेडरल गवर्नमेंट ने ये काम किया, अब आपकी हुकूमत है और अब आप भी ये काम कर दें कि 15% एक तरफ वफाक की तरफ पर जो तनख्वाहें बढ़ानी है वो भी बढ़ाएं, और साथ ही 15% का डिस्पैरिटी स्पेशल अलाउंस के नाम पे ना आप ऐलान कर दें। सही। और इससे 30% तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये जो डिस्पैरिटी और स्पेशल अलाउंस का जो इन्होंने जिक्र करना है वो सिर्फ ग्रेड 1 से लेकर 19 तक होगा, और वो मखसूस सूबाई इदारों के लिए होगा।
उसमें ना पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, ना सिविल सेक्रेटेरिएट के डिपार्टमेंट शामिल है, ना उनको पहले वज़ीर आला allowance शामिल मिल है, रहा है ना। क्योंकि उनकी तनख्वाहें पहले बहुत ज़्यादा है, उनकी तनख्वाह में बहुत ज़्यादा इजाफा रामे जो है साहब वो बड़े किया जाता जज्बाती है। हो रहे हैं, लेकिन जब अगर सियासी बंदे जज्बाती तनख्वाहों में इजाफा ये बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ का, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। सियासी बंदे बनाएंगे बजट तो फिर अवामी मंगों का तर्जुमान ही होगा। ये जब ब्यूरोक्रेसी अच्छा, खोकर साहब ने बात की थी, ये बजट जो है ना वो सियासी नहीं है, ये बजट ये ब्यूरोक्रेसी का बजट है। ब्यूरोक्रेसी ने आपका तैयार किया। कल आपने अनाउंस किया कि आपका बजट पेश कौन करेगा? अब अली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मुलाजमीन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है इलेक्शन करीब हो, तो वो गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि जो भी आएगा उसने इनकी तनख्वाहें तो बढ़ानी है, तो ये वोट लिया जाए हमदर्दी का, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। और आइंदा इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, अजीज़ वकारब मौजूद हैं, तो सरकारी मुलाजिम का हमेशा यही होता है कि जो गवर्नमेंट इनकी तनख्वाह बढ़ाती है ये उसी को वोट देते हैं, ताकि अगले साल आएंगे तो अगले साल फिर इनकी तनख्वाह बढ़ेगी। हो सकता है ये भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी हो। इस दफ़ा दूसरा, नून लीग जब भी आती है और नून लीग का जो भी बजट होता है लाहौर पे बड़ा फोकस किया जाता है। इस बार मेरा ख्याल है रामे साहब बेहतर बता सकेंगे, 90 अरब रुपए जो है वो तरक्याती बजट लाहौर के लिए रखे गए हैं कि लाहौर में फिर पुल बनने शुरू हो जाएंगे, तरक्याती स्कीमें शुरू हो जाएंगी, जो पहले तौसा में बना करती थी, डीजी खान में बना करती थी, अब शुक्र करें लाहौर में वो वापस आना शुरू होगी है। देखिए साहिब साहब, वो एक ज़रूरत भी है, क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ना जो एक स्टडी हुई है, उस स्टडी के मुताबिक आपने 2030 से पहले लाहौर को ओवरऑल चेंज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये जो फिरोजपुर रोड पे सफ़र करते हैं ना, तो पीक कार्स में आपके पास सिर्फ 10 की स्पीड रह जाएगी गाड़ी की, आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बेहतर करना ज़रूरत है। और जो पुलों पे हम मजाक उड़ाते हैं ना, ये पुल होने चाहिए, ये बनने चाहिए, क्योंकि लाहौर आपका एक बड़ा शहर है। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ लाहौर पे फोकस करें, आप पूरे पंजाब के अंदर फोकस करें, जहाँ जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ पे करें। और इस बजट में ADP में मैं देख रहा था, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कि गवर्नमेंट ने रोड रिहेबिलिटेशन के ऊपर बहुत फोकस किया। अब मरीम नवाज शरीफ ने कहा था बाकायदा कि यार ये जो सड़कें हैं ये टूट चुकी हैं, पिछली गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल हमें सफर चाहिए, आम आदमी को एक सुकून से सफर तो दे दो कम से कम। सफर के लिए सड़कों पे उस तरह फोकस नहीं किया गया पिछली गवर्नमेंट में, चूंकि GT रोड देख लें, सारा टूट का शिकार है। वहाँ पे अगर ये पैच वर्क भी करते तो वो सड़क बच जानी थी। इन्होंने 2-2 साल तक नहीं बनाई। और अगर आप लाहौर शहर की बात करें या गिरदनवा की बात करें तो ना आप रोज़ सफ़र करती हैं, बहुत सारी सड़कें जो हमारी प्राइम रोड्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सारा दिन जो है आमदरफ्त लगी रहती है, उस पर भी फोकस नहीं किया गया और उस पर भी पैच वर्क नहीं किया गया। अगर वो पिछले दौर की बनी हुई सड़कों पे थोड़ा बहुत पैच वर्क करते तो आज इतने बड़े पैमाने पे आपके खर्चात ना होते। अच्छा, इसकी मंतक क्या होती है? बजट हमेशा होता है, बजट में एक मखसूस अमाउंट रखी जाती है तरक्याती कामों की मद में, और अली हम देखते हैं कि आपके जो फंड्स रखे जाते हैं नैब सूरत इस्तेमाल नहीं होते, आपके तरक्याती काम उस तरह से हो नहीं पाते हैं। वो बदनीयती क्यों है? जब आपके पास फंड्स भी मौजूद हैं, काम ना करवाने का मकसद क्या है? वहाँ पे फिर क्या रुकावट हाइल होती है? मुझे ये देखिए, रुकावट तो खैर नहीं होती। अगर उसमें रुकावट ये आ जाए कि वहाँ पे जिस इलाके को आपने अनाउंस किया कि हमने यहाँ पे ये काम करवाना है, अगर तो वो किसी ऑपोजिशन के बंदे का हल्का आ गया तो सबसे पहली वो रुकावट। और दूसरा फिर कमीशन की बात आती है, जहाँ पे आपके मामला सेटल हो जाए ना कि ये कॉन्ट्रैक्टर हमें इतने पैसे दे रहा है, वहाँ पे फौरी, मैं कहता हूँ स्किनटों में काम होगा। जहाँ पे उनको फ़ायदा हो गया ब्यूरोक्रेसी को या गवर्नमेंट को, वो प्रोजेक्ट तो फौरी बनेगा। और दूसरा रुकावट मैंने आपको बताई ऑपोजिशन का, अगर कोई बड़ा हल्का आ गया। और तीसरा फिर लैंड एक्विजिशन के ऊपर बहुत बड़ा इशू आता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही लैंड एक्विजिशन पे बहुत रुकावट पैदा की जाती है। पिछले दौर में जो हुआ कि नैब बहुत ज्यादा आपको पता चीजें देख रही थी, तो कोई भी ब्यूरोक्रेट मैंने देखा है, मैं चूँकि जो मैं पुलिस को करता हूँ, जेल को, एक्साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैंने देखा है कि एक समरी को जानबूझ के, चूँकि मैं रोज़ाना उनके पास जाता आता हूँ, मिलता हूँ, एक समरी को कम से कम 15-15 चक्कर लगवाए जाते थे और उसमें सवा साल गुजर जाता था एक छोटे से मनसूबे को शुरू करने के लिए। और उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा, इसमें उसका बैकग्राउंड क्या होता था? उसका बैकग्राउंड यही होता था, फिर इसमें जो तुम कह रहे हो जब आपकी चीज़ फाइनल ना हो तो फिर आप डिले करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अब इस बजट पे हम बात करें तो बजट में ना अब फाइनेंस बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंस बिल उन्होंने पेश कर दिया। उसमें रेल्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ रिलीफ भी दिया है, लेकिन टैक्स में इम्पोज भी किया उनके ऊपर। तो पंजाब के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे ना
34 बिलियन को उन्होंने सिफारिशात की थी कि ये हम एक्स्ट्रा बोझ डालना चाह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी में आप जो भी जायदाद सरकार आपकी होती है उसकी रजिस्ट्री करने के लिए आपको वो एक स्टाम्प पेपर जो है वो लेना पड़ता है, उसकी फ़ीस जो है वो अदा करना पड़ती है। तो इस पर अगर अब गवर्नमेंट ने आज कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी तो वो एक 34 बिलियन का एक्स्ट्रा बोझ होगा, वो अजाफी वसूलियाँ होंगी वो उनके लिए जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सही। उसके बाद फिशरीज़ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं बजट के हवाले से, तो उनकी भी यही तजावीज़ है कि उनका जो टैक्स मौजूद है कानून के अंदर वो रिलीफ वापस लेकर उसको दोबारा से उसके नाम पे वसूलियाँ की जाएँ। अब उसमें आप NGOs की बात कर लें, आप सोसाइटीज़ की बात कर लें, सोसाइटी रजिस्टर होती है उसकी एक फ़ीस होती है। सही। अगर कोई पेट्रोल पंप लगाना चाहता है किसी भी जगह पे शहर पे रोड के ऊपर तो उसकी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस भी 25-25 हज़ार पे बढ़ाने का फैसला जो है वो आज जो पेट्रोल पंप लगा रहा है उसको कैबिनेट में 25,000 इजाफी देने को मेरा ख्याल है NOC के लिए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक अलग से फ़ीस लेता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक अलग से फ़ीस लेती है। 13 मेरा ख्याल NOC होती है। NOC होते हैं, लेकिन NOC के लिए जो फॉरेस्ट महकमा जंगलात है वो अपनी फ़ीस बढ़ाने जा रहा है। अब इसमें महकमा इंडस्ट्री ने एक और तजवीज़ दी कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बॉयलर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, उन बॉयलर्स की इंस्पेक्शन के ऊपर फ़ीस जो है वो भी बढ़ेगी, तो वो इंडस्ट्री के ऊपर बोझ आएगा। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स है, अब प्रोफेशनल टैक्स पे गवर्नमेंट हो सकता है आपको छूट दे दे। इंटरटेनमेंट का टैक्स है तो इंटरटेनमेंट पे आप क्योंकि वफाक ने छूट दे दी है तो ये पंजाब गवर्नमेंट भी देगी। अच्छा, मुझे ब्रेक का इश्ता कह रही हैं। दो चीजें मेरे सामने बहुत अहम लिखी हैं जी। हेल्थ कार्ड के लिए 127 अरब मुख्तस, तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम में बजट में शामिल होगी और इसके साथ साथ 200 यूनिट तक बिजली बिलों पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये चीज़ें हैं जिनका आवाम को इंतज़ार है कि बजट में क्या होगा। डिटेल्स इसकी क्या है हम मज़ीद जानेंगे ब्रेक के बाद आपको जोड़ेंगे। वेलकम बैक। खबर है जी हमारे पास हेल्थ कार्ड के लिए 127 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम भी है और इसके साथ साथ 200 यूनिट तक बिजली बिलों पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहले बात होगी हेल्थ कार्ड की, क्या फ़ायदा होगा ये जो 127 अरब अली रखे गए? देखिए 127 अरब में ये कि आपकी पिछली कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, हाँ। जो कि आपने पेमेंट करनी है तो जो इलाज नहीं जो इलाज पहले हो चुका है उसमें कुछ रकम जो है वो अपने हॉस्पिटल्स की देनी है, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देके ये तमाम लाइबिलिटीज़ क्लियर किए जाएंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का था ये, हाँ। स्टार्ट उन्होंने लिया और अब PTI की गवर्नमेंट ने इसको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के नाम से उन्होंने मुतारफ़ करवा दिया। उसके बाद प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। अब इसमें हुकूमत को चाहिए कि जो एक खामियां तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस प्रोग्राम में छोड़ के गई है कि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी मनपसंद का इलाज जो है जिस पर उनको मुनाफा है जिस पर उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो इलाज प्रोवाइड करें। हमीद लतीफ़ की बात कर लें, डॉक्टर हॉस्पिटल की बात कर लें, वालों को उस तरह प्रॉपर ट्रीट भी नहीं करते कि उनको उस तरह फैसिलिटेट भी नहीं करते। वो जो हेल्थ कार्ड वाला है वो सबसे लाइन में आखिर में होता है, चाहे वो सबसे पहले आए उसको सबसे नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड वाले को प्रोटोकॉल मिलता है भाई, उसमें मुनाफा है, प्रॉफिट है आपको, उसका प्रॉफिट है। जहां पे उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, देखिए उन्होंने छेड़ा भी नहीं। अब मैंने खबर दी कि लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसने प्रॉफिट लिया है ना वो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स है। 43 करोड़ रुपए का 1-2 माह पहले मैंने जब एस्टीमेट लगाया था तो 43 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस हॉस्पिटल ने कमाया। हमीद लतीफ़ ने 34 करोड़ रुपए का, और उसने हमीद लतीफ़ ने क्या इलाज किया है, सिर्फ उसने हार्ट की जो कार्डिक की सर्जरीज है ना सिर्फ वो की उसने, उस पर इतने पैसे कमाए। 3400 मिलियन जो है उसने वो अर्न कर लिए इससे हेल्थ कार्ड के ऊपर। तो ये हेल्थ कार्ड जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को नवाजने का एक प्रोजेक्ट है और ये माफ करना ये आपके हेल्थ सिस्टम को ना तबाह करने वाली चीज है। आप अगर कहें कि इससे लोगों को फायदा होगा, नहीं। खैर ये जो 127 अरब है अली, ये इनाफ होंगे बजट, क्योंकि हर साल के अंदर आपने एलोकेशन रखनी होती है, तो ओवरऑल एस्टीमेट जो होता है वो 60 बिलियन का होता है। नहीं है ना, आप 60 बिलियन ये जो 127 बिलियन है ना ये है कुछ लाइबिलिटीज़ के लिए तो कुछ मौजूदा रकम के लिए। रकम इनफ है, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करते, क्योंकि जो हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी फेडरल गवर्नमेंट को
कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो इलाज के ऊपर मुख्तलिफ जो रेट है ना उस पर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये रेट बढ़ा दिए जाए। रेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी बताएं कि इसका हेल्थ कार्ड का फायदा कैसे नहीं हो रहा? गरीब आदमी का इलाज हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ना अली, सब लोग नहीं फॉलो कर पा रहे, जिस किसी ने ऑपरेशन, हमने प्रोग्राम्स मसला आना ये है कि चीजें दे रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड इतनी कर दी हैं कि अब वही मैंने आपको पहले बात की कि इसमें कुछ खामियां हैं जो कि इस गवर्नमेंट को दूर करनी चाहिए, कि जो अगर हेल्थ कार्ड है ना तो हेल्थ कार्ड के ऊपर आपको हर इलाज मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें डेफिनेशन कर दें कि जनाब इसमें कार्डिक होगी, इसमें गायनिका होगा, इसमें दूसरी जो सर्जरीज है वो इसमें शामिल नहीं है, इसमें कैंसर की अद्वियात में शामिल है। ये गलत चीज़ है। आपने हेल्थ कार्ड का मकसद एक ही होना चाहिए कि ये आपके हेल्थ कार्ड है, आपने जो इलाज करवाना है आपने अपना इलाज करवाए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे फोकस करे, फिर आप पैसे दें ना कि आपको सेहत सहूलियात वाकई मिल रही हैं। अब आ जाइए लैपटॉप स्कीम पर, इसके बारे में बता दें। लैपटॉप ना मेरा ख्याल है कि लैपटॉप की वजह ना, क्योंकि ये इस तरह के गैजेट्स ना हर बंदे के पास है, मोबाइल हर बंदे के पास है। आप जॉब्स के ऊपर जाओ, आप लोगों को रोजगार दो। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप लोगों को सिर्फ रोजगार दे दें। आज सब लोग मोबाइल पे हर चीज हो रही है, मोबाइल पे हर चीज हो रही है। की गई थी स्कीम तब तो इसका बड़ा फायदा था, स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा था। उस वक्त ना मोबाइल इतने आम नहीं थे, मुझे खुद लैपटॉप मिला, मैंने खुद वज़ीर आला की स्कीम से लैपटॉप जो है वो लिया था। तो आप लैपटॉप की बजाय ना आप लोगों को रोज़गार दें, आप जॉब्स क्रिएशन की तरफ जाएं, जॉब्स दें ताकि लोग खुश हों कि यार हमें जॉब्स मिल रही हैं। अब ये नहीं कि आप लैपटॉप लेने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। लैपटॉप लेके बैठा रहेगा, वहाँ पे गाने सुनता रहेगा यूट्यूब पे बैठ के, और उसके अलावा कोई फ़ायदा होगा? गाने सुने। अच्छा चले जी, ये एक बहुत बड़ा मसला जो है जी, बिजली के बिल भारी भरकम आ रहे हैं, उस पर भी सब्सिडी अनाउंस की गई है। हाँ जी बिल्कुल, पूरे 200 यूनिट, इसके अलावा तो कुछ नहीं है भाई। 200 यूनिट से भी आगे निकल जाओ। 200 यूनिट तो ये बहुत वो बंदा है, सोच रहे हैं हमेशा ये वो बंदा है जिसके घर में ना फ्रिज होगी ना एसी होगा। बस तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते 300, 350, 400 यूनिट तक जाते, जिससे हम लोगों को भी फायदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, चले अगर आपने 200 यूनिट तक आप सब्सिडी देना चाह रहे हैं तो फिर भी वेरी गुड है, क्योंकि IMF तो कह रहा है कि आप सब्सिडी बिल्कुल ना दें। हाँ। लेकिन ये एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल जो है वो पंजाब हुकूमत को दी, तो अब वज़ीर आला पंजाब इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। अब इसमें वो कहेंगे कि जनाब हम एनर्जी के ऊपर ख़ास तौर पर जो 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर, उनको 15,000 रुपये की सब्सिडी देंगे 3 माह के लिए सिर्फ। तो ये 3 माह का प्लान है, और जो जिनकी 200 यूनिट से कम की कंजम्पशन होगी सिर्फ उनको, उनके लिए टैरिफ डिफरेंट होगा। ये कौन लोग होंगे और कितनी तादाद में होंगे, मुझे ये बता दें। ये खैर इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। करोड़ से ऊपर आप कह सकते हैं इसमें, क्योंकि जो एक डिटेल उन्होंने एनर्जी डिपार्टमेंट ने बना के दी थी गवर्नमेंट को, तो 15,000 की सब्सिडी ऐसे थोड़ी ना दी जाएगी। हाँ। अच्छा है अगर 200 यूनिट तक भी, जितने लोगों तक भी सब्सिडी ना पहुंच जाए ना, ये गरीब लोगों का फायदा हो जाएगा। क्या रामे साहब तुसी की उम्मीद की जा रही है? नहीं, माड़े के पीछे नहीं। आप माड़े को अगर आप कहते हो ना कि उसको पेट्रोल भी सस्ता दे दो यार, उसको बिजली भी सस्ती दो। अगर बिजली सस्ती दे रहे हो तो कम से कम बिजली पूरी तो दो। अगर ये 15,000 दे रहे हैं तो ये अली रामे जो है ना अपना कल का दुख सुनाने वाले हैं। कल का दुख, मैं ईशा की नमाज मैंने पढ़ी है, 10 बजे लाइट चली गई, फिर मैं फजर की नमाज पढ़ ली और 5:30 बजे जाके लाइट आई। तो अंदाजा करें। और वजीर आजम पाकिस्तान का हल्का, पहले हम मेंस बनाते थे ना कि इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया, अब ये चीज नहीं होगी। और शाहिद खान अब्बासी साहब का ऐलान मुझे अभी भी याद आ रहा है बार बार, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये ऐलान किया लोड शेडिंग का दौरानिया कम। अच्छा एक चीज कुछ स्टेबल हुआ, कुछ स्टेबल हुई, लेकिन 2 दिन से फिर बिजली 2-3 घंटे, और संडे का तो पूरा दिन आपका ऐसे गुजरता है कि 3-3 घंटे लाइट नहीं होती। खैर दूसरा इस खबर का हिस्सा ये है कि ऑपोजिशन ने एहतजाज करना है। एक रिवायत है, हमेशा ऐसा होता है, बजट तकरीर जब की जा रही होती है ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा होता है, फायदा कोई नहीं होता है। गुस्सा नहीं है, बजट इजलास जो कि वफाक में बिल्कुल भी नहीं हुआ। वफाक में बिल्कुल नहीं हुआ। वफाक में बिल्कुल सुकून से बजट जो है वो पढ़ा जा रहा है, काफियां फाड़ी जाती हैं, काफी फाड़ी जाती हैं, मुंह पे मारी जाती हैं, बजट इजलास का हुस्सा गुल्ला देखने में आता है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? इखलाकी तौर पर नहीं बनता, क्योंकि PTI ने ज्यादा टेन्योर ये सारा इस माली साल का गुजारा है। मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पे नहीं बनता, लेकिन ये जो रामे साहब कह रहे हैं कि ये हुसन है, असेंबली की आगे लड़ाई वहाँ पे रहनी है, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करनी है, कापियाँ पढ़ी जानी है,
तो वो मेरा ख्याल अब भी चलेगा। और ये तो बाकायदा लेकिन announce मैंने हो गया। 10 साल में आना हमेशा साई साहब बजट इजलास जो वजीर खजाना होता है ना, वो वो बेचारा- कानों पे हेडफोन लगा के बजट पेश तो करता वो है। बेचारे मुफ्ता क्या इस्माइल करें, साहब ने जिस इस तरह दफा से बजट जो है हंगामा वो हो रहा सुकून होता से है। वो सुकून से बिल्कुल, बजट ऐसे ही बन रहा है। है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे अगली खबर की तरफ। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। लीड है आज दिल्ली सिटी 42 की इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम है। 12 रुपए की रोटी मिल रही है, 20 रुपए का नान मिल रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर के छापे। भाटी गेट करीम पार्क के इलाकों में 5 तंदूर मालिकान को हिरासत में लिया गया और जुर्माने भी किए गए 10,000 रुपए के। साई साहब, ये जो जुर्माने किए जा रहे हैं, ये जो छापे मारे जा रहे हैं, इससे कुछ बेहतरी आएगी या नहीं? ना ये हर मंडे की यही खबर है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि ये हर रोज की खबर और है। मुझे एक बात almost। बताएं ना, ये एसी या डीसी जितने मर्जी छापे मारें, जितने मर्जी लोगों को हिरासत में लें, गिरफ्तार करें, पर्चे दें, आपकी गंदम महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, आपकी गैस महंगी हो गई, मजदूरी महंगी हो गई, बिल्कुल तो तंदूर वाला क्या करेगा फिर? रोटी महंगी ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है। और गैस नहीं आती है, और गैस नहीं आती है, तकरीबन लकड़ी रात इस्तेमाल 9 करते बजे हैं, के बाद गैस मजदूरी बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई है, रेट्स बढ़ गए, किराए बढ़ गए। आप किस तरह ये समझते हैं कि जो एक आम बंदा है जिसने तंदूर बनाया है, जो रोज़ाना सुबह से लेकर रात 12 बजे तक काम करता है, उसको बिल भी लाखों में आने हैं, गैस के, बिजली के, पानी के, आटा भी महंगा ख़रीदना है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो वो कैसे आपको उसी रेट्स पे देगा? फिर वो जो रोटी मिलेगी आपको पता है किस तरह की रोटी होगी, वो खाने के काबिल नहीं होगी। अब अगले दिनों में पता क्या खबर आएगी कि रोटी का मेयार ठीक नहीं था, नान का मेयार ठीक वेट नहीं बता था, वेट रहे कम हैं लोग। वेट रेट कम कम कर है, दी, वेट जब कम रेट कम कर होगा तो आटा भी फिर उसी तरह कल- का महंगा कल होगा। नान- इसकी वो खाने शिकायत का लोग काबिल कर नहीं रहे होगी। हैं, लोग कल शिकायत कर रहे हैं। ना कल नान लग नहीं रहा था। हाँ। वो नान ऐसे था जैसे आपने नान, में इतना क्योंकि कम नान होता की ना खूबसूरती उसकी साइड जो होती है ना, वो मोटी मोटी होती है। अब नहीं, ये ब्रेक इन्होंने कर दी है। और वो उन्होंने अपना तंदूर लगाया बचत के लिए। अब हर बंदा ये इसलिए नहीं निकला कि गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करे, गरीब आदमी है, तंदूर वाला कितना को अमीर होगा, तो वो तो अपना माइनस बस प्लस एक करके बात चलाता है। इसको देखे ना ऐसा सब एक बात नजर आ रही है, सस्ती रोटी वाली दोबारा स्कीम आ रही है। हाँ। सस्ती रोटी थाटी बना दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब भी लेकर आए थे हाँ, सस्ती रोटी थाटी स्कीम। बना दी हाँ। जाएगी, सस्ती रोटी तकसीम करेंगे, बिल्कुल नया स्कैंडल निकल आएगा। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल यही हो रही है बिल्कुल ऐसे ही। कि इस तरह की चीज़ें बना के ना। तो अब इसमें इंतज़ामिया को चाहिए भी कि अपना कुछ इंस्पेक्शन वगैरह जो सैम्पलिंग है ना वो तेज़ करें। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन साइड साहब ने सही बात की है कि पेट्रोल आपका कहाँ पे पहुँच चुका है और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब उसकी मजबूरी है कि उसने रेट उसने इस बढ़ाना ही पर बढ़ाना है। दुकान मालिकान जो है, नान बाई एसोसिएशन, अगर उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है या ये कहा जाता है वो कीमतें कम नहीं करेंगे या वेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से बजाय अना आप ग्रासरी के लिए जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े स्टोर पे जाती हैं, वहाँ पे कितनी अच्छे फ्रूट्स सारी चीज़ें लगी होती हैं, और जो एक लिखा होता है सरकारी नरखों पे अवेलेबल है, वो चीज़ें अलग और पड़ी उसकी बिल्कुल जैसे यतीम नहीं होती कोई चीज़ें, वो ना खरीदने काबिल ही नहीं होती। सब स्टैंडर्ड चीज़ें तो होती हैं वो। ये मसला ये है कि आप इस तरह फोकस नहीं करते कि आप लोगों को कहते हैं कि सस्ता दें, बिल्कुल। आप बाकी चीज़ें देखें किस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, किस तरह हर चीज़ आपने बढ़ा दिया, फिर आप एक बंदे पे फोकस कर कहते हैं कि इनको कंट्रोल करें, मेरा नहीं ख्याल मुमकिन। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बता दें अली, इतवार बाजार क्यों लगाए जाते हैं? इतवार बाजार लगाए गए हैं, महंगाई है यहाँ पर, बीफ और मटन आवाम की पहुंच से बाहर है, और इतवार बाज़ारों का मकसद क्या होता है, मुझे सिर्फ ये बता दें। मकसद तो सिर्फ ये होता है कि आप गवर्नमेंट जो ना एक रिलीफ देती है कि यहाँ पे जो मार्केट की निस्बत चीज़ 5 रुपये 10 रुपये सस्ती होगी। इतनी गर्मी में अपने घर से इतनी दूर इतवार बाजार कोई 5 20 रुपए रुपए लीटर पेट्रोल डलवा के। गवर्नमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट आवाम के लिए एक रिलीफ लेके आती है कि जनाब ये हमारा आपके लिए रिलीफ है, आप आएँ, आपको मार्केट से हटकर सस्ती अशिया मिलेंगी, लेकिन अली उसका अगर वहाँ म्यार पे भी बहुत जाके अच्छा आपको होगा। कैटेगरीज मिले ना, हाँ, दो मैं आ रहा हूँ तीन ना। चीजों की, कि ये अगर आपने मखसूस चीज़ें होती हैं उस पर भी, लेकिन सब स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। हाँ, ये वही बात ना, तो अगर इम्पोर्टेंट आपको है सस्ती कि आपने चीज़ें अगर मिली हैं इतवार तो- बाजार लगाया भी है, आपने आवाम को चीज़ सस्ती देनी भी है, लेकिन आपका वो म्यार नहीं नहीं होगा। है। आपके बाहर जो मार्केट में चीनी बिकने वाली है और इतवार बाजार में बिकने वाली चीनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। वो चीनी तो बिल्कुल ऐसे पाउडर की तरह होती है, वो ऐसे तो इस्तेमाल करने के काबिल ऐसे नहीं जो होती। इतवार बाजार लगाए जाते हैं ना, करोड़ों रुपए का एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना इसके ऊपर, आप शामियानों ठेके की मद करोड़ों में रुपए के ठेके जाते हैं। आपकी सोच है कि इसमें एसी डीसी को कितना फायदा होता है, वो जो इतवार बाजार लगता बहुत है ज़्यादा ना, फ़ायदा होता है। वो बड़े इसमें पैसे कमाते हैं, लेकिन ये है कि ऐसा वो चीज़ों को घुमाते फिराते हैं कि इसमें सियासी लोगों के पास इतना टाइम और ये हर दौर की बात है, ये हर दौर किसी की एक बात, ये- स्पेसिफिक हुकूमत की बात नहीं है, ये हर दौर में होता है। ऑडिट पैरा बनते हैं, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर बनते हैं।
इतवार बाज़ार, क्योंकि आपने हर चीज़ परचेज़ करनी है, जनरेटर से लेकर बिजली तक, अरेंजमेंट, टेंट, कुर्सियाँ, वो सारी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है। उसको इंतज़ामी अमूर के ऊपर ही बजट पता नहीं 1.5-2 अरब खर्च होता है पंजाब के अंदर। तो लाहौर के इतवार बाज़ार में करोड़ों में बात है। तो करोड़ों में जब आप किसी से ना, मैं आपसे टेंटिंग की सर्विस लेता हूँ तो मैंने आपसे कमीशन भी लेना है, तो फिर मैंने आपको सर्विस से आपकी सर्विस भी इस्तेमाल करनी है, उसका आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, आपने कमाई का एक जरिया है। अच्छी चीज़ें तभी मिलेंगी। अच्छा, या ये तो कमाई गवर्नमेंट का पर जरिया है सब्सिडी भी। इसके साथ साथ सस्ते बाजार में स्टॉल के लिए रिश्वत वसूली, वीडियो पर पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिया गया। जी साई साहब, आपने हर जगह पुलिस डाल देनी है। हाँ, और शरीफ मैं आदमी इसीलिए बेचारा खड़ा आपके हुआ पास आ है गई। सिक्योरिटी के लिए। ये उसने 100-250 रुपये 2000 रुपया लिया हुआ स्टॉल लगवाने के लिए, जिसकी अभी अली बात कर रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि इतने बड़े पैमाने पे इसमें होती है सारी एम्बेजलमेंट की। आपकी सोच है ये लगाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, टेंडर होते थे, सारा कुछ होता था। इस साल कहते हैं कि वो भी नहीं हुए। मुझे वो अली दुर्रे नयाब बता रहे थे, चूँकि वो पता नहीं ये भीड़ करते हैं, वो बता रहे थे कि इस दफ़ा चूँकि जो पिछली गवर्नमेंट थी तो उसने कहा कि रमज़ान बाज़ार फौरी तौर पे लगाए जाए, तो उसमें जो सारे अरेंजमेंट्स किए गए बाज़ारों के लिए, तो वो बड़ी जल्दबाजी में किए गए और फौरी तौर पर वो सारा कुछ लॉन्च कर दिया गया। और उसने कहा कि इसका जब ऑडिट होगा तो ज़्यादा ख़राबी होगी। पुलिस वाले ने अगर 100-200 रुपया ले लिया, उस बेचारे को मुअत्तल भी कर दिया, उसके साथ हमारी वीडियो ज़्यादा आती है हमारी भीड़ की, पर क्योंकि ये 1,35,000 नहीं है, ये एक वाकया नहीं है। इस तरह के बेतहाशा वाकयात अली होते हैं। बिल्कुल होते हैं, वाक़यात होते हैं। साहिब साहब डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, उनकी वही भीड़ है, ना। उनको डिफेंड करना भी चाहिए। लेकिन बात वही है कि इतवार बाज़ारों जो रिश्वतखोरी है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? कौन करेगा? किसका काम है? काम किसका है? हाँ। एसी डीसी इनके अंदर चीज़ें आती हैं। आप जाके ये- चेकिंग जरूर कर आप दें। चेक- ये लोग- चेकिंग चेकिंग करें। देखें ना, एक बंदे ने 2000 रुपया दे के अगर स्टॉल लगाया तो वो अपने पैसे पूरे करेगा बेचारा। फिर वही बात है ना कि चीज़ें आप देखें, आप लोगों को फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं। आपने उसको स्टॉल लगाने के लिए एक फीस ली है, उसके बाद 2000 रुपया अगर आप इजाफी रिश्वत ले रहे हैं कि आप यहाँ पे फटा लगा लो, तो उसने जो बेचना है अच्छा, इतवार फिर बाज़ारों को या तो वो वजन कम करेगा। इतवार बाज़ार को छोड़ के आप ना टारगेट सब्सिडी पे चले जाए, वो सबसे खत्म बेस्ट कर है। देने चाहिए ये। खत्म कर दें। आपको पास गली मोहल्लों के बाजारों दुकानों पर आपको अच्छी मेयारी सस्ती चीजें फराहम कर दी तो मेरे ख्याल से कितना पैसा आप आपका इतवार टारगेट बाजार में टारगेट जाता है। सब्सिडी पे आप चले जाएं, बहुत ज़्यादा पैसा उनकी अब सेविंग आपकी बहुत ज़्यादा हो नहीं जाएगी। तो फिर ये लोगों की जेबें कैसे भरेंगी जो भरी हैं इस वक्त? तो यही तो मसला है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं बिल्कुल करने आपने देती, सही कहा। ब्यूरोक्रेसी नहीं। ब्रेक का आयशा कह रही है, ब्रेक ले लेते हैं वापस। हमने एक ब्रेक के बाद आना है तो अगली खबर की तरफ भी चलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल हुआ है। कमिश्नर लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए हैं। कितना ये ज़रूरी है, कितने छोटे छोटे मामलात जो हैं वो शहर के डिस्टर्ब हो रहे थे। अब सवाल ये है कि ये बहाली के साथ क्या वो छोटे छोटे मसले जो हैं वो हल हो भी पाएंगे या नहीं? जी अली, कभी भी नहीं होंगे हल। अब 2019 का अगर नोटिफिकेशन क्यों आपने आप हर बहाल भी खबर पे इतना जो है बहुत वो नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव की बात नहीं है, कुछ होता नजर आ रहा है आपको? पिछली गवर्नमेंट ने Government दो change तीन अमेंडमेंट्स की लोगों ने कह रहे हैं अपने सुबह लोकल सुबह- गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर, कुछ उसका आपको कुछ चीज़ नजर आई, वो सारे ऑर्डिनेंस ला के ऑर्डिनेंस फेल हो गए, खत्म हो गए। ऑर्डिनेंस के बाद 2019 का आपका बहाल हो गया। ऐसे अब ये गवर्नमेंट जो है फोकस करे बलदियाती निज़ाम के ऊपर, जो इन्होंने अपना नया मसवदा तैयार किया है उसमें 2013 वाली पॉलिसी जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो अगर करना है तो फिर उसको बहाल करें, हाँ। अवाम को देना। अवाम की बलदियाती नुमाइंदे होते हैं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं। अवाम ये के अफसरान तो पहले ही तर्जुमान बैठे होते हैं, छोटे छोटे मसाइल हल कमिश्नर अफसरान साहब के पहले दफ्तर नहीं तक पहुंचना मुश्किल बैठे, एसी डीसी पहले नहीं बैठे हुए, ये तो पहले बैठे हुए। इनको अफसर बनाने का क्या फ़ायदा होगा इसमें? बिल्कुल काम तो आपने अवाम से, अवामी नुमाइंदों से लेने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अवामी नुमाइंदे के आना के पास जाना कि हमारा ये काम करके दें। बिल्कुल गली मोहल्लों तक ये तो लोगों की अफसर पहुंच होती है ना। टेबल के पीछे बैठे होंगे नहीं, जनाब, अफसर तो मिलना ही मुश्किल होता है, उसके मिलना पास मुश्किल पहुंचना होता मुश्किल है। है। अवामी नुमाइंदे से बंदा पूछ सकता है कि भाई मैंने आपको वोट किया, मेरा काम नहीं, किया, वो मेरी काम गली भी में करवाता बिल्कुल है। पहुंच स्ट्रीट लाइट होती है नहीं ना, चल वहाँ रही। तक आराम से सब लोग अपनी गली मोहल्लों इनको अफसरान बनाने से क्या फ़ायदा सियासी होगा? बंदा कुछ भी जो नहीं होगा। है वो आपकी गली मोहल्ले में घूमता फिरता है, उसको अपने इलाके के मसाइल का पता होता है, उस तक लोगों की अप्रोच होती है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एसी डीसी है, एसी आपको तो सारा ये तो दिन मजबूरी, मतलब ये तो नहीं मजबूरी के तहत DC नोटिफिकेशन उन्होंने बहाल करना जरूरी था ना इनके लिए। वो नोटिफिकेशन कुछ बहाल करके फॉर्मेलिटीज वो होती हैं जिनको पूरा फॉर्मेलिटीज कर हैं दिया ये, जाता है। और इससे कुछ आम नहीं है। आवाम का क्या होगा, क्या फायदा होगा, नहीं इसके कुछ चीजें समझ लेकिन में है आए बड़ा होती हैं। डेस्परेट, हर बात पे कहता है नहीं, पहले सबसे नहीं। भाई जो चीज़ अच्छी होगी हम बोलेंगे अच्छी है, जो बुरी है जो बिल्कुल बुरी है। साई साहब की तरफ में आ रही हूँ जी। पुलिस का क्रैकडाउन और मुख्तलिफ इलाकों में 898 भिखारी गिरफ्तार किए गए हैं।
कोई फायदा नहीं है इन ऑपरेशंस का होता। साई साहब नहीं, बेकारी पकड़ लिए जो नशई बैठे होते हैं, पुलों के बिल्कुल खिलाफ एक्शन नहीं नुकसान लेते। पहुंचाते हैं लोगों को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बार बार हम कहते हैं कि कितनी वारदातों में यही लोग मुलव्वस हैं। अब 2 मिनट का टाइम मुझे नहीं, दें। मैं आप 2 मिनट का ज्यादा टाइम हमें बोलेगा नहीं। देखें, बेकारियों की बात आयशा करें, कह रही टोटल टाइम 3 मिनट है। जब भी सुहेल चोई साहब आते हैं वो कोई ना कोई ऐसी कंपेन ज़रूर लॉन्च करते हैं जिससे फ़ायदा हो। देखिए, पुलिस का काम है वर्किंग करना। वो बिल्कुल अब रोज़ाना अगर 400-500 बेकारी पकड़ा जा रहा है, जब ये पिछले दफ़ा मौजूद थे तो तब तकरीबन बेकारी कम अज़ कम 70% ख़त्म हो गए थे। हर सिग्नल पे अब मैं अब की बात कर रहा हूँ, अब ये अभी लॉन्च सिर्फ हुई बेकारी की बात है। ये अभी कर लॉन्च रहे हुई है, अभी कंपेन लॉन्च हुई है, अभी लॉन्च हुई है। चोई साहब इस पे फोकस करेंगे और आप देखिएगा अगले 1-2 हफ्ते में इसमें बड़ी वाज़ेह कमी आएगी। अच्छा, इन बेकारियों अब में ये सबसे ज़्यादा मंशियात- नशई जो मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो होते हैं। मैं बताने लगा आपको, वो जो मंशियात के आदि लोग उनके हैं, सरगना को पकड़े ना उनको यार। आप नहीं कंट्रोल कर और खुलेआम सकते। फिर रहे हैं, सबको पॉइंट्स का पता है कहाँ पे भाई क्या क्यों नहीं प्रॉब्लम कंट्रोल आती कर है। सकते उसकी आप? वजह ये है कि मंशियात की सप्लाई रुकनी चाहिए। हाँ। अब ये समझ नहीं आती कि जब मैं भी तकरीबन 7-8-10 साल हो नेटवर्क गए। जो है कहाँ ये- से सप्लाई ये- हो रही ये- है, ये- कहाँ पे लोग फरोख्त करें, सही सा पुलिस को नहीं पता। पुलिस को पता है, मैं पुलिस को बताना- पता है, यही- गवर्नमेंट को यही पता है। ना, बात तो करनी है ना जी। इनको हर चीज़ का पता है, कहाँ से आ रही है, कौन लेके आती है। अगर 10 मन 20 मन पकड़ी जाती है तो इसका मतलब है इनको पता है ये जो मेन डीलर हैं ये क्यों नहीं पकड़ते। हाँ। और जब पकड़े जाते हैं फिर ये छूट क्यों जल्दी जाते हैं। उनसे पैसे लेते हैं, केस इस तरह गंदा बनाते हैं कि कोर्ट में जाके उसकी बेल हो जाती है। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है कि SHO के इलाके में जितने क्रिमिनल्स हैं उसको नहीं पता? उसको पता है जुआ कौन करा रहा है, मंशियात कौन बेच रहा है, गलत काम कौन करवा रहा है, तो हर फिर चीज़ का साई पता। साहब कौन जिम्मेदार है? तो फिर उसने अपना जेब खर्च भी तो करना है। हाँ। वो चीज़ें भी तो पूरी करनी है। मुझे सिर्फ ये बता जो दें जेब नशई खर्च है, कितना मिल अभी अना- अभी आप इतवार बाजार में अना कह रहे जो- थे बेचारे को मुअत्तल अना कर जो दिया, अब आप नशई- कह रहे हैं उन्होंने जेब अना खर्च। जो नशई है ना वो उसको पुलिस नहीं पकड़ रही। उसकी वजह ये है कि ये जो नशई नहर पे बैठे हैं ना ये तो अपने आप को ब्लेड मार लेते हैं, और दूसरों को भी नुकसान दूसरों को भी पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाते हैं। और जब ये चले जाते हैं जेल में, इनको को थोड़ी बहुत मामूली सी सज़ा होती है, तो वहाँ पे भी जब वो सेशन जज साहब आते हैं महीने बाद तो वो इनको रिहा कर देते हैं। चूँकि इनकी हालत ही बुरी होती है, ये जेल में रखने के काबिल नहीं होते। इनके लिए या तो ये है कि ये जो नशई हैं इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए, इनकी वहाँ पे बेहतर तरीके से टेक केयर हो और ये बेहतर इंसान बन सके। 10% भी ठीक हो जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन असल बात ये है कि इनको सप्लाई कौन कर रहा है, किस तरह हो रही है, किस तरह पहुँच रही है। अगर आपके पास 35,000 की फोर्स है और अगर आप ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो ये लम्हा फिक्रिया है। हम ये बिल्कुल दाद देंगे कि बेकारियों के खिलाफ कंपेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं लेकिन चीज़ों को। इस टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स का चीज़ ये फायदा कोई नहीं है। होता। साइड साहब ना कोई फॉलो अप लिया जाता बिल्कुल है ऐसे तो मसला फिर वहीं का वहीं रह जाता है। हर आपके 1 अफसर का- महीने की क्या महीने बाद रिजल्ट वहीं ना के वहीं इसमें होते हैं। यही है, जिस तरह नून लीग की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हो रहे हैं, PTI की और थी, इसी तरह जब ये बदलेंगे अगला आएगा उसका अपना एक होगा, वो उस चीज़ पे फोकस कर लेगा, इस चीज़ को छोड़ देगा। ये तो मुतलका थानों में SHOs को चाहिए कि जो पॉलिसीज़ अफसरान दे रहे हैं उस पर थ्रू आउट चलते रहने चाहिए काम। ये ना हो कि वो या चेंज फिर हो 1 गया तो महीने के नाम पे कैंपेन चलाई जाती है, उसके बाद क्या हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया अली साई आपका भी, अली रामी आपका भी। नाज़रीन ब्रेक, हेडलाइंस और उसके बाद शो में हाजिर होंगे। स्टूडियो में आप एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। दौरे जदीद में ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़रूरी है जी। आप अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जदीद चीज़ें हैं कि आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, कुछ हम कहेंगे जी टाइम आपको देना पड़ता है, स्पेसिफिक महारत की तरफ जाना पड़ता है, फिर ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। सो हमारे आज के मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं, राइद अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। एज एन एजुकेशनिस्ट क्या समझते हैं आप, हमारे ये जो जदीद तकाजे हैं हमारे स्टूडेंट्स को इनकी तरफ आना, और ऑनलाइन एजुकेशन कोविड ने तो बता दिया कि क्या है, लेकिन अब इसको मुकम्मल तौर पर आम करना मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत बन गया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा नंबर पता होना चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हाँ, जिनकी फ़ीसें माँ बाप ने अपनी ज़मीनें बेच के और पेंशनें इन्वेस्ट करके की है ना, उनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये वो डेटा है जो हमसे कोई शेयर नहीं कर रहा। हाँ, 1 करोड़ नौजवान पाकिस्तान में विद यूनिवर्सिटी एजुकेशन अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ। सही, उसकी वजह यह है कि जो अर्निंग पैटर्न
जो कैरियर पाथ उसको सिखाया गया था ना कि तुम यूनिवर्सिटी में पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाना सीखोगे और फिर जाओगे कहीं इंटरव्यू दोगे और एक कुर्सी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम बाबू बन के उस पर बैठ जाओगे, वो तो है ही नहीं अब। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो सिलसिला सारा ख़त्म हो गया। बिल्कुल। अब चाहिए स्किल। हाँ। आपके पास कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। यानी आप यूँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोविड से पहले फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस स्किल की वैल्यू ना 50-50 थी। बिल्कुल। 50% आपकी डिग्री काउंट करती थी, 50% स्किल काउंट करती थी, जो कि अब 80-20 हो गई है। बिल्कुल सही कहा। 80% आपकी स्किल है, हाँ। 20% आपकी एजुकेशन है। यहाँ नौजवान है वो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, और वो मेरे स्टूडेंट्स, हम खुद आंखों से देख रहे हैं, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले सिबलिंग्स की फीसें वो दे रहे हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन से वो इतना कमा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ जो हमें आने की ज़रूरत है ना, वो सिर्फ दो है। एक तो हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40% पॉपुलेशन जो है ना वो अंडर द पॉवर्टी लाइन है, और 60% उसमें से अंडर द एज ऑफ 30 है, विच मेक्स अराउंड 8 करोड़ इंसान जो है ना नौजवान, वो अंडर द पॉवर्टी लाइन भी है और अंडर द एज ऑफ 30 भी है, जिसको कोई एजुकेशन फॉर्मल अवेलेबल नहीं है। सही। उसको सिर्फ इतना सा चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ले, और उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के इतने आइडियाज़ हैं कि अंबार लगा हुआ है। हाँ, एक मोबाइल फ़ोन पे आप इतना कुछ कर सकते हैं। आपके पास अब आपको कोई लैपटॉप, कोई टैबलेट चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोबाइल फ़ोन से जहाँ मर्जी बैठे जो मर्जी कर सकते हैं। खैर, मुझे सिर्फ ये बता दें, अच्छी स्कूलिंग, हम कहते हैं कि जी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, नाम बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या मैटर करती हैं कुछ बेसिक्स जो पेरेंट्स को देखनी है कि उन्होंने अपने अगर बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन कराना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए? मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं या जनरल बात करूं? नहीं, आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, ज़्यादा बेटर होता है। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल ये है कि मेरी 6 बेटी हैं। सबसे बड़ी बेटी 24 साल की है और सबसे छोटी बेटी 13 साल की है। इन 6 बेटियों में से 3 जो हैं वो अर्निंग कर रही हैं। अच्छा। सबसे पहली बात यह कि ये 6 कभी स्कूल नहीं गई। सही। टोटल होम स्कूल्ड। अच्छा, ये बहुत हैरानगी वाली बात आपने बताई है, ये एक्चुअली हैरानगी वाली बात है। और जो मेरी 3 बड़ी बेटियां जो होम स्कूलिंग करके साथ साथ उन्होंने जो स्किल सीखी है उसकी वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई है ना, तो मैं आपको अपनी 3 बेटियां जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी हैं उनका सिर्फ प्रोफाइल बता देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी बेटी 5 कंपनियों की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ग्रेट। मेरी दूसरी वाली बेटी पाकिस्तान में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने को लीड करती है। ग्रेट। और मेरी तीसरी बेटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल स्टूडियो हेड करती है। शी इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड और अब तक वो 6000 एजुकेशनल वीडियोस प्रोड्यूस कर चुकी है। दैट्स ग्रेट। और इन तीनों की कंबाइंड इनकम जो है ना वो 10 लाख से ज़्यादा की है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं या आपकी स्कूलिंग, बड़े बड़े नाम, ये मैटर नहीं करते। डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करते हैं। सो मुझे सिर्फ अब ये बता दें पेरेंट्स को बेसिकली क्या करना है, कुछ टिप्स ऐसी आप दे दें, क्योंकि हम तो बड़े वो होते हैं जी फलां का बच्चा उस स्कूल में जाता है, फलां का बच्चा उस स्कूल में जाता है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखिए, पेरेंट्स जो है ना वो आम तौर पे आजकल फेसबुक के ऊपर है, यंग जनरेशन इंस्टाग्राम पे है, उससे यंग जनरेशन जो है वो स्नैपचैट वगैरह पे है, और जो बड़े लोग हैं ना दे आर ऑल इनटू फेसबुक। उनको www भी यूज़ करना नहीं आता ना, वर्ल्ड वाइड वेब पे भी नहीं है, उन्हें सर्चिंग भी नहीं आती। सो दे आर इनटू फेसबुक। सिंपल सा वो ये करें कि एक हमारी वेबसाइट है east.education, उस पर चले जाएं, आपको सारी वीडियोस फ्री मिलेंगी, वो ले लें। उसके बाद पाकिस्तान के बहुत मशहूर ई-कॉमर्स प्रमोटर हैं, तो उनका नाम है रेहान अल्लाहवाला। रेहान अल्लाहवाला के फेसबुक पे चले जाएं। एक फिर बहुत मशहूर प्रमोटर हैं उस्मान चुगताई, ई-कॉमर्स वाला, उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, सब कुछ फ्री है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। अच्छा जी, मुझे सिर्फ ये बता दें, हम क्या इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बाद उसको जो है वो जॉब की तरफ आना है, या घर बैठ के भी अगर उसने कुछ करना है तो पहले पढ़ ले? अब इस रुझान को ख़त्म करने की देखिए, इसमें आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो समझ लें। इसको कहते हैं 10 ईयर फार्मूला या 10,000 आवर्स फार्मूला। ये फार्मूला क्या है
कि आज के दौर में जब आपने अर्निंग करनी है ना, तो जो स्किल आप यूज़ करने लगे हैं ना, उसमें आपके 10,000 घंटे या 10 साल लगे हों। अच्छा, हाँ, ये 10 का नंबर याद रखें। ठीक है। जब आपको 10 साल लग जाते हैं ना किसी चीज़ में, या 10,000 आवर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर आप उस स्किल से आराम से लाख रुपए से ऊपर कमाना शुरू कर देते हैं। ये रूल है, चाहे दुनिया का कोई काम हो। ठीक है। अब आप ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जैसे मैंने किया, मेरी जो भी बेटी 14 साल की होती गई ना, तो मैंने उसकी कैरियर काउंसलिंग की। अच्छा, इस यहाँ पे ये भी बता दूं, अगर आपने अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करनी है, ऑनलाइन एक वेबसाइट है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका नाम है personalitymax.com। वहाँ चले जाएं, वहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा है, अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करें, जो भी उसकी स्किल निकलती है उसको 14 साल की उम्र से सिखाना शुरू कर दें। साथ स्कूलिंग करें, साथ वो स्किल सिखाना शुरू कर दें जो उसकी निकली है वहाँ से। ठीक हो गया? 10 साल गुजरेंगे, वो बच्चा 14 साल की उम्र में 24 साल का होगा, उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी। सही। स्कूलिंग साथ चलेगी। सही। स्कूलिंग साथ चलेगी। मैंने तो 20% टाइम अपने बच्चों को कहा था कि घर में फॉर्मल एजुकेशन पे दो, 80% स्किल पे दो। आपको ये फार्मूला फिट नहीं आता, आप 50-50 कर लें। 50% किताबों में रखें, 50% स्किल में रखें। 14 साल की उम्र से स्किल सिखाना शुरू करें। 24 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, आपका बच्चा जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब इस चीज़ की तरफ हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, हर घर में मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल अब पेरेंट्स उस तरह से नहीं करवा पा रहे हैं। लैपटॉप्स हर किसी के पास हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल, उसको हमने अपनी बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ रह गई है। मुश्किल है क्या ये? बहुत ज़्यादा। बहुत आसान है। यूट्यूब, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यूट्यूब के होते हुए अगर कोई इंसान किसी स्किल को सीखने के रास्ते पे नहीं पड़ा ना 14 साल की उम्र से, उससे ज़्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। आपने फोटोग्राफी शुरू करनी है, आप फोटोग्राफी के कोर्सेज फ्री यूट्यूब पे पढ़ें, आप करना शुरू कर दें। 14 साल की उम्र में शुरू करें, मोबाइल फ़ोन से ही यूट्यूब के कोर्सेज करें फोटोग्राफी के। 24 साल की उम्र में आप सिर्फ फोटोग्राफी से लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। लोगो बनाना शुरू कर दें, SEO करना शुरू कर दें, ई-कॉमर्स शुरू कर दें। मैंने इस वक्त पाकिस्तान में 2 बच्चे हैं, वो डेफ हैं और ट्विन्स हैं और 14 साल के हैं। मैंने उनको आज से 6 महीने पहले एक तरह से गार्डियनशिप ली कि भाई डेफ हैं तो एक सोशल वर्क है, उनके लिए अच्छा काम करूँ। दे लिव इन इस्लामाबाद। विद इन 6 मंथ्स वो डेफ बच्चे, जो वैसे तो फॉर्मल एजुकेशन में बहुत बुरे हैं, OLX के ऊपर अपना चैनल बना के प्रोडक्ट डाल के तो उन्होंने मार्केटिंग भी शुरू कर दी है। तो अंदाज़ा करें आपके, बस आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल आना चाहिए, आप घर बैठे सभी कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होने की ज़रूरत भी इसके लिए नहीं है। अलबत्ता तालीम का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दें, और एजुकेशन के साथ साथ अगर आप स्किल्स लेके चल रहे हैं तो फिर आप छा सकते हैं। आप कच्ची बस्ती में भी अगर रहते हैं ना और आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे और उसके बाद आपको रास्ता दिखा देंगे कि यूट्यूब का कौन सा चैनल आपने लेना है, और आप विद इन 1 ईयर आप रोलिंग में होंगे। सही, सिर्फ इतनी सी बात है, कुछ भी तो नहीं। बस ये आपको बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो सीखने की ज़रूरत है, तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनती चली जाती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज ये है कि अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है ना, तो देयर इज़ नो लिमिट। चाहे आप कच्ची बस्ती में बैठे हैं ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इनसे आप बात निकाल दें कि मैं गरीब हूँ और मैं गरीब मरूंगा, अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप सिर्फ हमसे रब्ता करें। मेरा नाम है रायद अफजल, RAYDAFZAL। आप मुझे सर्च कर लें, आप मेरा नाम गूगल में डालें, मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वीडियोस भिजवाऊंगा। आप इंग्लिश सीख लें, हम ही आपको आगे से गाइड कर देंगे। पहले होता था जी मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा ही तो तरक्की करूंगा, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा तरक्की नहीं करता था। भाई अब मोबाइल फ़ोन के बाद ये दौर गुजर गया है, आप बहुत आगे जा सकते हैं अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। गुर्बत, पैसे ना होना, कोई चीज़ इशू नहीं है। चीज़ें मैटर नहीं करती, बस आपको विल चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना है और चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल सीखना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे। आज पंजाब का बजट पेश किया जाना है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं
और बारहा यही सवाल होता है विफाक के बजट के बाद भी, उम्मीदें कुछ खास नहीं है कि अवाम के लिए क्या होगा, अवामी मंगों का तर्जुमान ये बजट हो सकता है या नहीं हो सकता। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम देखें तो इसको कमज़ोर अगर मुआशी सूरत हाल कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सो ऐसी मुआशी सूरत हाल में आप बजट से क्या उम्मीदें रख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब ये जो मुआशी सूरत हाल है ये कितना सपोर्ट करेगी आम आदमी को, बजट के बाद क्या होगा, उससे पहले हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये तमाम मुआशी सर्कल जो है आम आदमी को कहाँ लेकर जा रहा है। ऐसे में बजट अगर आ जाता है, जो कि थोड़ी देर में आना भी है, वो कितना हेल्पफुल हो सकता है, उसमें अवामी उमंगों के लिए क्या होगा, आवाम के लिए, आम आवाम के लिए बेहतरी क्या होगी, बेसिकली ये बजट किन लोगों के लिए होता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद है, डॉक्टर कैस असलम साहब ने ज्वाइन किया है अपने मेहमान को। खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक। डॉक्टर साहब इकोनॉमिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। मुझे सिर्फ बता दें, ये जो मुआशी सूरत हाल मौजूदा हमारी है, हम जहां स्टैंड कर रहे हैं, इसको हम कमज़ोर मुआशी सूरत हाल कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो आप वजूहात इसकी क्या समझते हैं? शुक्रिया जी, बिल्कुल कमज़ोर है। बात यह है कि अयूब खान के ज़माने में स्ट्रक्चरल इश्यूज़ आए, डैम्स बने, ऑल्दो सारे हदाफ वहाँ भी पूरे नहीं हुए, मगर हमारी इकॉनमी जो एक कॉलोनियल इकॉनमी थी उससे बाहर हमने उसको निकालने की कोई उस किस्म की कोशिश नहीं की। डॉक्टर साहब कोशिश करता कौन है, मुझे ये जी, बता जी, दें। हम तो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल के बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। बात यह है कि अगर तो आप कैपिटलिज्म बिल्ड कर रहे हैं, फ्री मार्केट बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर दो प्लेयर्स हैं, एक अवाम जिसको हम हाउस होल्ड्स कहते हैं, जिन्होंने एक ख़ास लेवल की प्रोडक्टिविटी पे इकॉनमी में जाना है, और दूसरे और ख़रीदनी है चीज़ें, और दूसरा इंडस्ट्री जिन्होंने वो प्रोड्यूस करना है। बिल्कुल एक ख़ास बहस रही, अब वो बहस ख़त्म हो गई है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट का रोल जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में है वो ये है कि जी ये फैसला करेगी कि फ्रॉड ना हो। ठीक है। दोनों डिमांड और सप्लाई साइड जो हैं उन दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। ये फैसला करेगी कि एफिशिएंसी के साथ साथ इक्विटी भी हो के वो जो इकोनॉमिक गेन्स हैं वो लोगों तक पहुँचें। सही। केन्स ने इससे ज़रा ज़्यादा बड़ी गवर्नमेंट का रोल कहा। उसने कहा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो गवर्नमेंट का काम है कि उन लोगों को एम्प्लॉय करे या उसकी अपॉर्चुनिटी। उसने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ओपन इकॉनमी हैं। ओपन इकॉनमी का मतलब ट्रेड भी है हमारे साथ, तो फिर डॉलर कमाने भी बहुत ज़रूरी हैं, डॉलर बचाने भी बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ प्रॉब्लम आया है वो एक तो ये आया है कि गवर्नमेंट खुद एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गई है। बिल्कुल आपने सही। गवर्नमेंट हमारी में जो अब कई सालों से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ खसारे में जा रहे हैं और बजट उनको पैसे दिए जा रहा है, सपोर्ट कर। और इसी तरह गवर्नमेंट ने जो IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए बिजली के, किसी भी हुकूमत ने, वो इतने नाकस थे कि एक तो सेकंड हैंड मशीनों से बिजली पैदा की गई तो इनपुट आउटपुट रेशो ख़राब थी। दूसरा ये है कि ट्रांसमिशन लाइंस के प्रॉब्लम्स थे। तीसरा उसमें यह है कि महंगे थे। तो जो लोगों को बिजली मिलनी थी 24 घंटे 7 दिन और सस्ती, वो अब 24 घंटे भी नहीं है और सस्ती भी नहीं है। जो कंपटीशंस होने थे वो भी अब यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें गवर्नेंस के इश्यूज भी आए हैं, उसमें करप्शन भी है, पिलफरेज भी है, मिसमैनेजमेंट भी है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज भी है। और वो प्लेयर है जो बजट के अंदर आता है, जिसको अपने आप को श्रिंक करना था और वो मरातें इकोनॉमी की लोगों तक पहुँचानी थी, और किसी भी गवर्नमेंट ने वो उस तरीके से नहीं पहुँचाई। सही। दूसरी तरफ हमारे पास जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। हमारे पास तरबेला के बाद नए डैम नहीं बने। हमारे पास बिजली बाहर के तेल से या कोयले से या LNG से पैदा की गई, जिससे डॉलर हमारे प्रॉब्लम्स आए। हमारे पास जो बच्चे हैं, लेबर है,
उसको उस किस्म की स्किल्स ही नहीं दी गई, ना गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जिनको दी गई। सो आपने जो सवाल पूछा ना बजट किसके लिए बनता है, अनफॉर्चुनेटली बजट गवर्नमेंट अपने चलाने के लिए बनाती है। ठीक है, वो ये कहती है, यानी ये तो वाज़ेह है कि बजट आवाम के लिए नहीं बनता। बजट में जो दिखाया जाता है हेल्थ, तालीम और इसके साथ साथ आपको रोड सेक्टर के लिए, तरक्याती कामों के लिए पता नहीं क्या क्या अब रखा जाता है, आवाम के लिए नहीं है। ये तो जी टेक्निकली गवर्नमेंट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने ज़रूरी हैं जहाँ से इकोनॉमी चलनी है। हाँ। गवर्नमेंट ने हर वो काम करना है जहाँ इन्वेस्टर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाए, और हर वो काम करना है जहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो कुव्वत ख़रीद है वो बढ़नी है। मगर जब आप टैक्सेस इस किस्म के लगा देते हैं जो इस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, जो इन्वेस्टर की भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे और जो आवाम की भी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बढ़ा देंगे, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी जो बड़ी भी हैं और भी बढ़ेंगी, तो उसका सिर्फ फ़ायदा गवर्नमेंट को है। उसका किसी वजह से IMF को खुश करने का है, जो मेरी समझ में नहीं आई। पाकिस्तानी अवाम सॉवरन है, पाकिस्तानी अवाम के लिए हम पाकिस्तान बनाया हुआ है, IMF के लिए तो नहीं बनाया हुआ है। उनकी इंस्ट्रक्शन लेनी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम जो इनएफिशिएंसीज हैं, अब मैंने ये देखा है कि सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स इर्रेस्पेक्टिवली वो मुशर्रफ की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो नवाज शरीफ की हो और वो PTI की हो और अब ये हो कोलिशन गवर्नमेंट, इन्होंने एड हॉक पे इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। सही कि जो बनी हुई हैं इंडस्ट्रीज़ उनको ही मराहतें देनी है, नई जो चीज़ें बिक सकती हैं उनको कोई बहुत सारी मराहतें नहीं दी। पॉपुलेशन और जो हमारे बच्चे हैं उनको कोई ऐसी तालीम नहीं दी जिससे वो दुनिया में वायबल हो जाएं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो पढ़ के बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही है। जो यहाँ रहने हैं उनको वो ना इंटरनेशनल सोच है, ना दुनिया किधर जा रही है वो बताया जाता है। उसके अंदर उनको कहाँ से फ़ायदा और कहाँ से नुकसान होना है वहाँ वो नहीं बताया जाता है। स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो प्राइवेट स्कूल हों या पब्लिक स्कूल हों। इसी तरह आपने ये नहीं कहा कि जी कैपिटलिज्म बिल्ड कर रहे हैं तो कंपटीशन करें। बिजली जो है आप सीधा लोगों को बेचें, खुद ही उस कंपटीशन में क्वालिटी भी आ जाएगी, प्राइस भी नीचे आएगी। यही बात आटे की डॉक्टर है। साहब हम इसको ओवरऑल कह सकते हैं कमज़ोर मुआशी सूरत हाल का बैकग्राउंड ये है जी। अब इस तमाम सूरत हाल में मुझे बता दें, वफाक के बजट के बाद हम पंजाब के बजट से क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? पहली बात तो ये है जी कि पंजाब का या प्रोविंसेस का जो बजट है वो वहीं से आना है जो वफाक ने इनको पैसे दिए हैं। बिल्कुल, वो उसके अंदर ही बनना है। कोई खास डिफरेंस नहीं होगा जी। अब डिफरेंस जो है वहाँ है जिसको प्रॉब्लम कि वफाक को दो चीज़ें या तीन चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि उन्होंने डिफेंस को पैसे देने हैं, उन्होंने कर्ज़े वापस करने हैं। तो ये कुछ इस दफ़ा का बजट जो है 60% पैसा यहाँ से ले जाएगा। उन्होंने जो पेंशन्स देनी है ये कोई 75% जो बजट है वफाक का, उसके बाद उन्होंने सूबों को पैसे देने हैं जी। मगर जब पंजाब है उसने ना डिफेंस पे पैसे खर्चने हैं, ना कर्ज़े वापस करने हैं, ना ही जो है उन्होंने किसी और को सूबों को या किसी और को पैसे देने हैं। तो यहाँ जो पैसे हैं हम ये समझते हैं कि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हो गए 18th अमेंडमेंट के बाद, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, नहरें, इनके ऊपर उन्होंने खर्चना चाहिए उनको। सही। मगर जब हम पिछले बजट तक देख रहे हैं, इसका तो आज आएगा तो देखेंगे, तो आप अभी भी देखते हैं कि 80% इनकी भी अखराजात जो हैं वो अपनी हुकूमत चलाने पे हैं। वो जो हैं डॉक्टर साहब ये तो हर हुकूमत का वतीरा रहता है, हर बजट में हम देखते हैं कि यही कुछ होता है जी। बट यही तो प्रॉब्लम है यही तो कि प्रॉब्लम आप अगर लोगों के टैक्स से अपने एहलकारों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 10% या 15%, तो आप लोग एक्सपेक्ट करना चाहिए ना कि वो एहलकार उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल सही कहा। उनको क्वालिटी की चीज़ें जो बाजार में बिक रही हैं उस क्वालिटी की। अब हमने विफाक में अगर देखा सरकारी मुलाजमीन के लिए, अभी भी हम पंजाब के बजट में भी देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। तो मुझे ये बता दें, ये जो गैर सरकारी मुलाजमीन है, प्राइवेट मुलाजमीन है, ये कहाँ जाएंगे? जी ये कहीं नहीं जाएंगे, इनसे टैक्स लिया जाएगा। अब आप देखें कि मुलाजमीन के लिए ये कहा गया है फेडरल बजट में कि जो टैक्स ना देने की शरह है वो 6
लाख से 12 लाख कर दी। इसका मतलब 1 लाख महीने का अगर आप कमाते हैं तो आप इस पे टैक्स नहीं देंगे। इसके मगर इसके ऊपर जो है वो जिस तरह आपकी आमदनी बढ़ रही उतना टैक्स भी बढ़ रहा है। सरकारी मुलाजमों को तो कहीं ना कहीं उसकी मरातें दे दी गई हैं, मगर जो निजी मुलाजमात उनको तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा बिल्कुल इन दी कॉन्टेक्स्ट। अब प्रॉब्लम जहाँ है ना कि आप चलें टैक्स ले रहे हैं, आप ये भी तो दिखा दें ना कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर के जो गुड्स हैं उसको कितना को मेंटेन कर रहे हैं। अगर उसमें से लोगों ने पैसे खाने हैं तो फिर टैक्स भी ले रहे हैं और पैसे भी खाए जा रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं आ रही। तो ये तो आपका जो सवाल बताइएगा, हमने बेहतरी लानी है, मईशत को सपोर्ट करना है, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको सपोर्ट करने की बजट में ज़रूरत है, जिनमें मरात देने की ज़रूरत है कि हमारी मईशत संभलेगी, इसमें बेहतरी आएगी? देखें, जो मईशत को बेहतर करना है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बैठ के वज़ा कर देनी चाहिए और पार्लियामेंट में बहस हो जाए उसके ऊपर। उसका नंबर 1 जो है वो बच्चे। सही। हमारे बच्चे पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में भी कहीं 24.5 मिलियन दाखिल होते हैं प्राइमरी स्कूल में और 11 मिलियन के करीब 12 मिलियन के करीब आधे 6वीं क्लास में दाखिल होते हैं और 2.8 मिलियन मैट्रिक में दाखिल होते हैं। तो वो जो 22-23 मिलियन रह गए जो मैट्रिक तक पहुंचे ही नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपनी जगह वो एक अलग बहस है, मगर जो पहुंचे ही नहीं और अब अगले कुछ सालों में वो लेबर फोर्स का हिस्सा बनेंगे। आप उनको आईटी भी देना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर भी कमाना चाहते हैं, तो इनको स्किल्स कहाँ से आएंगी? बिल्कुल ये बोझ हैं इस मुल्क के। सो सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेशक वो प्राइवेट कर दें, ठीक है, मेरा ये ख्याल है, मैं उस नतीजे में पहुंचा हूँ कि या तो सारी एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाएं, ठीक है, या प्राइवेट कर दें और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो उन बच्चों की फीस दे प्राइवेट सेक्टर को, तो आप उस हल को लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर की क्वालिटी आप मेंटेन कर लें। जब आप एक सब स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि जी हमने यहाँ स्कूल कॉलेज खोले हुए हैं और वो इस लेवल के ही नहीं हैं कि कहीं वो नौकरियाँ कर सकें, कहीं वो अपना बिजनेस कर सकें, कहीं वो प्रोडक्टिव हो जाएं, तो फिर इकोनॉमी इसी हाल में रहेगी। इसी दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है बिजली। बिल्कुल, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्ड करनी है तो बिजली आपको अपने पानी से। डॉक्टर साहब, अगर बिजली पे सब्सिडी दे देते हैं तो मुझे बता दें खजाने पर जो बोझ पड़ेगा उसको किस तरह से हल किया जाएगा? अच्छा खासा बोझ पड़ जाएगा। ये नहीं, मैं ये मजाक है, आपस की बात है। सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी की बिल खुद दे रही है, अपने सर पे डाल जी। अब ये कह के कि जी हमने 200 यूनिट तक सब्सिडीज़ दी है, ये छुपा जाते हैं कि सारे मिनिस्टर, सारे सेक्रेटरीज, सारे जजेस, सारे एहलकार 18-17 ग्रेड से ऊपर उनकी बिजली तो मुफ्त है। सही कह रहे हैं। तो ये बड़ा उसको छुपा जाते हैं। अब आके इस गवर्नमेंट ने कहीं कहा है कि 40% जो आपका पेट्रोल होगा वो कम खर्चा करेंगे, बट एट द सेम टाइम सब्सिडीज मीन्स कि जिसको भी मुफ्त मिला है वो मुफ्त नहीं मिलेगा। या तो आप ये कर दें कि अगर 200 यूनिट को आपने मुफ्त की है तो ऊपर के 200 यूनिट को वो डाल दें, सही, तो खजाने पे कुछ नहीं पड़ेगा। सो ये एक बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि IMF कह रहा है सब्सिडी उड़ा दो या हमने सब्सिडीज दे दी एंड सच फॉर। दीज आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। टेक्निकली आपको कंपटीशन करा दें बिजली का, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अलावा बगैर ये लोगों तक पहुँचें, इंडस्ट्री एक दूसरे को बेच ले, कम्युनिटीज़ पैदा कर लें हवा से या सूरज से बिजली, तो शायद आपको ये सारी सब्सिडीज देनी ही नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर वो नहीं करने को तैयार। लेकिन डॉक्टर साहब ये सब ख्याली बातें लगती हैं, ऐसा नहीं, होने नहीं, कुछ सर, नहीं दुनिया वाला करती है। अब आपको भी करना पड़ेगा। करना नहीं ना चाह रहे, करना चाहिए भी, लेकिन नहीं करना नहीं चाह रहे क्योंकि संसदनाना बजट इसको कहा जा सकता है जो आज आप क्या कह रहे हैं?
हकीकत पसंद आना बजट इसको कह बिल्कुल नहीं सकते होगा हैं। हकीकत पसंद आना। जब आपको पैसे आ गए तो अब उस पैसे को रिस्ट्रक्चर करना है ना। आप देखिएगा कि एजुकेशन जिस पे पैसे बढ़ाने चाहिए उसका ओवरऑल 2.2 से 2.5 पे चला जाएगा, 8% तक जाना चाहिए। हाँ, फिर तो हकीकत पे मबनी होगा। हेल्थ कार्ड्स जो हैं उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, जो शायद ये कंटिन्यू करेंगे, कर रहे हैं डॉक्टर, उसको कर रहे हैं। वो हकीकत है ना। आप दे रहे हैं सब्सिडीज या प्रोटेक्शन उनको जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, विच इज़ वेरी गुड इन द कॉन्टेक्स्ट, बट एट द सेम टाइम आपकी सारी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो रेवेन्यू ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक ओरिएंटेड हो, कि उन इलाकों में जहां आप चाहते हैं कि तरक्की हो, जहां आप चाहते हैं डॉलर आए, ये अटेंशन होगी तो आप आगे चलेंगे ना, आप आगे चलेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, कौम को चाहूँगा जी कि अब जो मुश्किलात आ रही हैं, अब जो महंगाई आ रही है, आपको अब सारी फैमिली कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर बने और छोटे छोटे कारोबार करे और एम्प्लॉयबिलिटी लोगों की बढ़ाए, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास वो सख्त नहीं है कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको अपने तौर पे ही ये सब कुछ करना है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपको बस एक स्टार्ट लेना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट शामिल करना है आज की हेल्थ डिटेल। सुलाफे की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं सीटेड लेग वर्कआउट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेग डे हमारा सबसे मुश्किल दिन होता है, मैं उसको आपके लिए आसान बनाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको कोई बेंच चाहिए, अगर आप घर पर हैं तो आपको सिर्फ एक चेयर चाहिए और आप अपना लेग डे पूरा कर सकते हैं। वो किस तरह से, सबसे पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ अपना दिन स्टार्ट करेंगे, वो वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और वो क्या होगा, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेशली आपकी फिटनेस की जर्नी में, बिकॉज हमें जितना स्ट्रेस हो रहा होता है वेट लॉस का, वो ज़रा इस एफर्मेशन से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपका लेग डे है वो कंप्लीट कर सकती हैं, और वो भी सीटेड। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको, आप बैठे बैठे मार्च करेंगे, यानी बिल्कुल आपने इस तरह से मार्च करना है। मार्च करने के बाद आपको इस अपने यहाँ पर आपने अपने हाथ रखे और यहाँ पर टच किया ऑपोजिट एल्बो से, जिस तरह हम बाइसाइकिल क्रंच करते हैं स्टैंडिंग में या सीटेड हम कर सकते हैं इसको इसी तरीके से। तो आपने हर जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी वो आपने 12 टाइम्स करनी है, या 12 to 15 टाइम्स, यानी रेप्स और 3 सेट्स के अंदर आप इसको दोहरा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, आप समझे, इमेजिन करें कि आपके पास एक बॉल है, बॉल को बिल्कुल आप यहाँ पर इस तरह से मूव करेंगे और आपने 12 ईच यानी कि 12 रेप्स या 15 रेप्स इसी तरह से आपने कंप्लीट करनी है। और जैसे ही आप एक लेग पर इसे कंप्लीट करें, दूसरी लेग पर स्विच कर जाएं, 3 सेट्स के अंदर आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, आपके टो टचेस, बैठ कर टो टचेस भी हो सकते हैं। किस तरीके से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी भी हो उतना आप काम कर सकते हैं। आपने लेग्स को रेज किया और टोज को टच किया। अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप सिर्फ नीज को अपनी टच करने की कोशिश करें या इनको रेज कर लें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम एक्सरसाइज लेग्स ही करवा रहे हैं लेकिन हमारे जो काफ मसल है उस पर इतना काम नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, आपको रेज करना है बैठ कर अपनी काफ्स को इस तरीके से आपने रेज किया। अगर आप इसको मज़ीद इंटेंस अपने लिए बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, एक लेग से आप इसको रेज करेंगे और एक लेग को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से इसको स्विच किया, इसको आपने रेज किया और यहाँ आपने एक्सटेंड कर लिया। इस तरीके से आप इसे अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं 12 रेप्स या 12 to 15 रेप्स और 3 सेट्स के अंदर। या अगर आप टाइम के हिसाब से इस चीज़ को करना चाहते हैं तो 30 सेकंड्स तक आप जितनी भी रेपिटेशन कर सकते हैं वो आप करेंगे और उसके बाद 3 सेट्स तक आप इसको दोहराएंगे। एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान 15 सेकंड्स का रेस्ट आप ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, यानी आपने इस तरीके से अपनी हील से यहाँ इस तरीके से वॉक करना है। वॉक करते करते आप फील करेंगे कि ये आपको एक स्ट्रेन आ रहा है इस एरिया में, यानी कि आपके मसल्स जो हैं वो इंगेज हो रहे हैं। अगर आपको ये सब भी मुश्किल लगे
तो सबसे आसान क्या है, जंपिंग जैक्स, लेकिन सीटेड। किस तरीके से होगा ये, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से आपने अपने आप को, जैसे हम लो इम्पैक्ट करते हैं स्टैंडिंग में, उसी तरीके से आप इसको सीटेड कर लें। आप देखना शुरू करेंगे जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को, इस रेजिमेंट को अपनी लाइफ में लाएंगे तो आप फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे चंद दिनों के बाद ही। आई होप कि आपको ये हमारी जो लेग डे वर्कआउट है और वो भी सीटेड पसंद आया होगा, बिकॉज ये हमारा अक्सर फेवरेट काम होता है कि बैठे बैठे किस तरह से वेट रिड्यूस हो सकता है। तो जी हाँ, बैठे बैठे एक्टिविटी करके किस तरह से वेट रिड्यूस हो सकता है वो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू सो मच सिलाफे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने फीडबैक ज़रूर देना है क्योंकि हम अपने तमाम फिटनेस ट्रेनर से शेयर करते हैं। आपका फीडबैक उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, फिर अब वो आगे नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। खैर, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मेरे पास हैं जी मोबाइल के रेट्स। आज वीवो के डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर आपने वीवो मोबाइल ख़रीदना है तो पहला मोबाइल है वीवो Y30 मोबाइल और ये आपको मिलेगा जी 29,999 रुपये में। वीवो का ही Y17 मोबाइल है 33,999 रुपीज़ इसकी कीमत। वीवो Y53s मोबाइल है 40,999 रुपये और इसके बाद वीवो Y33s मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है जी 42,999 रुपीज़। तो मोबाइल रेट्स कंप्लीट हो गए हैं। मोबाइल रेट्स के बाद हम आपको बताते हैं जी, आपने अगर घर में खाना बनाना है तो चीज़ें खरीदनी है, सब्जियां खरीदनी है, गोश्त खरीदना है, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। हमारे रिपोर्टर उमर इस वक्त बाहर मार्केट में मौजूद हैं, आज के रेट वो बता रहे हैं। जी, ओवर टू यू उमर। बढ़ती हुई महंगाई से दीगर अशिया नोश की तरह सब्जियां अभी महफूज नहीं रही और सब्जियों की कीमतें जो हैं वो महंगाई की जद में दिखाई देती हैं। अगर बात की जाए आज के सरकारी निर्ख के मुताबिक सब्जियों की कीमतों की तो मटर 197, टिंडा 145, शिमला मिर्च 93, अरवी 83 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्ख के मुताबिक रेट मुकर्रर किया गया है। फूल गोभी 73 रुपये, करेला 70, आलू 57 रुपये, भिंडी 52 रुपये, बैंगन 50 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्ख मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा प्याज की कीमतें जो हैं वो भी ताहाल कम नहीं हो सकी। प्याज जो है 65 रुपये फ़ी किलो उसकी जो है वो सरकारी निर्ख के मुताबिक रेट मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा टमाटर 75, लहसुन देसी 150 रुपये फ़ी किलो उसका सरकारी निर्ख मुकर्रर किया गया है। अदरक चाइना 165, जबकि लीमू देसी जो है 230 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्ख के मुताबिक उसका दाम मुकर्रर किया गया है। जो शहरी हैं उनका कहना है कि सरकारी निर्ख के मुताबिक ओपन मार्केट्स में जो है सब्जियां फरोख्त नहीं की जा रही और 20 से 30 रुपये ज़ायद कीमत पे जो है वो सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और मुतलका हुकाम जो हैं गिरा फरोशों के इस जो है खुद साख्ता महंगाई पे कंट्रोल करें और सरकारी निर्ख के मुताबिक जो है ओपन मार्केट में सब्जियों की फरोख्त। ठीक है, थैंक यू उमर, आपका शुक्रिया, आपने बताई कीमतें। अच्छा जी, मीट रेट्स क्या हैं? बीफ पर केजी आपको मिलेगा 749 रुपीज़ में और इसी तरह अगर आपने ख़रीदना है बीफ मिन्स 935 रुपये किलो है। इसके बाद मटन के रेट में आपको बता देती हूँ, जैनत शॉप की ये रेट है 1793 रुपये में मटन मिलेगा और मटन मिन्स अगर आपने ख़रीदना है तो 1898 रुपये किलो है, यानी 1900 रुपये किलो। अब जी चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जी 248 रुपये में मिलेगी। इसका बना हुआ गोश्त 360 रुपये में आप खरीद सकते हैं। तो एग रेट्स हैं अब हमारे पास। रिटेल प्राइस 180 रुपीज़, 180 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आपने जाना है होलसेल पर 2 रुपये की बचत होगी, 178, 178 रुपये दर्जन में आप खरीदारी कर सकेंगे। तो इसके बाद हमने आपको बताने हैं बचत कैसे होगी। सेगमेंट हमारा है जी बचत बाजार। पहला ब्रांड है जनरेशन। अगर आप यहां पर जाएंगे तो अप टू 50% ऑफ है। ब्रेकआउट पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 30% ऑफ। जीन पे अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ।
और जी कुबेर पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ। और अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या है, लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपकी और हमारी मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।